नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान भास्कर आज आपको जो गत वर्षों में पेपर हुए हैं उनका सलूशन लेकर आए हैं हिंदी का। आज हम आपको सन 2016 में जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था दिसंबर में 19 दिसंबर को, उच्च प्राथमिक स्तर का 6 से लेकर 8 तक उसका हल सहित व्याख्या प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21 हिंदी का 31 निकाल ले रहे हैं हिंदी का और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। दिया है क्वेश्चन संख्या आपका 31 कि गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में जो है कठिन निवारण किया जा सकता है। तो गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है चित्र दिखाकर। ऑप्शन बी दिया है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। ऑप्शन सी दिया है मॉडल दिखाकर। तो तीनों के द्वारा आपका जो है बच्चों को अगर आप चित्र कोई दिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। वस्तु अगर डायरेक्ट कोई वस्तु उसे दिखाकर पढ़ा रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा जल्दी से सीखेगा, और कोई मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे भी वो सीखेगा। तो अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त में यानी कि उपयुक्त सभी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षा उपयोगी नहीं है। प्रश्न निगेटिव है यानी कि नकारात्मक पूछा गया है। पहला है ऑप्शन जिसे छात्र सरलता से समझ सके, यानी कि ये तो पॉजिटिव हो गया आपका। छात्र अगर प्राथमिक स्तर पर सरलता से समझ जा रहा है तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। दूसरा ऑप्शन दिया है जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, तो ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। अब तीसरा जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पहला भी पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव। पहला पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव। तीसरा देखते हैं जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। अंतर्राष्ट्रीय तक बच्चों को अभी तक नहीं ले जाना है, इसलिए क्या हो गया आपका निगेटिव क्वेश्चन हो गया। और इसमें दिया है अतः आपका ये जो विकल्प जो है प्रश्न के हिसाब से विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं चौथा विकल्प नीमे नीति हास्य वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो, यानी प्राथमिक स्तर पर ये सब निहित होना चाहिए। वीरता जैसी हास्य जैसी भावनाएं रहेंगी तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। वीरता जैसी भावनाएं और देशभक्ति जैसी ये सभी भावनाएं उसमें सम्मिलित होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन जो है 33। क्वेश्चन नंबर जो है 33 दिया है आपका। 33 दिया है कि हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं। हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ के जो है लेखक कौन हैं, तो उसको देख लेते हैं कि हिंदी भाषा साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक जो कौन हैं, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा सीखने का सही क्रम है। भाषा सीखने का सही क्रम होता है, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक याद कर लेना है। सुबोपली सु से सुनना यानी कि श्रवण करना, यानी वो से बोलना, और प से पढ़ना और ली से लिखना। तो देखते हैं किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है पहला है श्रवण करना, दूसरा है बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना।
यानी कि बच्चा पहले सुनता है किसी बात को, फिर उसको बोलने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, तो बाद में बच्चा उसको लिखना सीखता है। तो ये भाषा सीखने का सही क्रम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखन, 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लेखन से संबंधित नहीं है। प्रश्न जो है नकारात्मक है कि लेखन से जो संबंधित नहीं है। तो प्रश्न आपका नकारात्मक दिया है कि लेखन से संबंधित क्या नहीं है। तो दिया है कि बैठने का उचित तरीका। अगर बच्चा बैठ नहीं पा रहा है सही से तो लिख कहाँ से पाएगा। उच्चारण की शुद्धता, ये जो है पठन से संबंधित है, उच्चारण की जो शुद्धता है। लेखनी पकड़ने का ढंग, अगर लेखनी पकड़ने का ढंग नहीं है तो बच्चा सही से लिख नहीं पाएगा। उसके बाद से आँखों से कागज़ की दूरी, अगर आँखों से कागज़ की दूरी सही नहीं है तो बच्चा को लिखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो है ऑप्शन जो आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी वाला आपका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उच्चारण की शुद्धता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, यानी भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है। तो पहला है व्याकरण का ज्ञान। अगर भाषा का शिक्षक है तो उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद से सुंदर लेख, उसकी राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर लिखने का तरीका भी होना चाहिए। तीसरा है आपका दिया कि विषय वस्तु का मूल्यांकन या विधियों का ज्ञान, ये भी सही है आपका, ये भी होना चाहिए एक भाषा शिक्षक में। बाकी रसायनों से इसमें कुछ लेना देना नहीं है, अतः विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। रसायनों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है भाषा शिक्षक के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है आपका, 37 नंबर कह रहा है आपका कि उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत है। तो वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर लिखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये रजवाड़ों की समस्याओं पर नहीं लिखा गया है, ये बल्कि लिखा गया है किस पे, त्याग प्रेम सामाजिक, त्याग प्रेम सामाजिक और समानता और कर्तव्य और समानता और कर्तव्य, ये इस विषय पे लिखा गया है आपका कि त्याग प्रेम सामाजिक असमानता और कर्तव्य पे ये लिखा गया है। इसकी विषय वस्तु यह है। बाकी सेवा सदन जो है गणित समस्या एवं विवाह, जो सेवा सदन है गणित समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर है। जबकि प्रेमाश्रम है कृषक जीवन की समस्याओं पर है। और कायाकल्प जो है सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास व पुनर्जन्म पर आधारित है। और ये चारों जो उपन्यास हैं किनके हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के हैं। मुंशी प्रेमचंद के चारों उपन्यास हैं, मुंशी प्रेमचंद के चारों उपन्यास हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। आचरण की सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो सरदार कुंवर सिंह है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार कुंवर सिंह है। बाकी जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र में मतलब कि जो है तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब विरासत शब्द का अर्थ है, विरासत मतलब पुरखों से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसको विरासत कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 40। क्वेश्चन संख्या 40 है आपका कि 40 दिया है कि निर्बल का विलोम शब्द होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्बल का विलोम क्या होगा, सबल होगा। इसका विलोम बाहुबली जो है आपका नहीं होगा, सुदृढ़ भी नहीं होगा, समुन्नत भी
नहीं होगा, तो अब तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहते हैं। तो प्रथम मौलिक उपन्यास जो है हिंदी का, वो है लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास। तो ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है लाला श्रीनिवास दास का जो है, और ये इसकी रचना जो दिया है आपका, रचना काल दिया है 1882 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो तद्भव जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन जो होता है वो लखनऊ से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। इसके संपादक का नाम अगर पूछ ले तो इसके संपादक का नाम आपका दिया है अखिलेश। तो इसके संपादक का नाम अखिलेश है। ये पत्रिका कैसी है, तो त्रैमासिक पत्रिका है, 3 माह के बाद निकलती है, तो ये त्रैमासिक पत्रिका हो गई आपकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि या लुकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति रसखान की है जो है, ये पंक्ति रसखान की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तद्भव शब्द है, इसमें से छांटना है कि कौन सा तद्भव शब्द है, तो देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तद्भव शब्द, तो अंधेरा जो है आपका, इसमें तद्भव शब्द है। बाकी सब तत्सम शब्द है। प्रकाश का तद्भव हो जाएगा उजाला। और रात्रि का शब्द जो हो जाएगा आपका तद्भव रात। और चंद्र का चाँद, तो ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। जबकि अंधेरा का तत्सम शब्द, मतलब कि अगर पूछ दे कि अंधेरा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अंधकार होगा। क्या होगा, अंधकार। तो अंधकार हो जाएगा अंधेरा का तत्सम शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, यानी कि आँख एगो नहीं है कजरौटा 10-10 है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यानी व्यर्थ का आडंबर, वाह आडंबर, व्यर्थ का आडंबर, इसका अर्थ हो जाएगा मतलब कि बाहरी दिखावा। ठीक है, इसको मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि ये क्या है सब, ये आँख एक नहीं है कजरौटा 10-10, यानी कि दिखावा के लिए कार्य किया जा रहा है, वाह आडंबर के लिए कार्य किया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो रात है, बात है, गीत है। तो रात गई, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। रात गई अगर कहेंगे तो स्त्रीलिंग। बात कही जाती है, कहा नहीं जाता है, बात कही जाती है। गीत गाई नहीं गाया जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। गीत वाला जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। मात जो है ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। किसी की मात हो जाती है, मतलब कि हार हो जाती है। ठीक, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। तो पुल्लिंग इसमें क्या हो जाएगा आपका, गीत जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें से भाववाच्य संज्ञा है। तो सुरेश तो होगा नहीं, राम तो होगा नहीं, साथ तो होगा नहीं, बताओ इसमें मित्रता का भाव, कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, मित्रता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है। मेरा घर सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। किसी संज्ञा की जब विशेषता बताता है, ठीक,
तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है आपका। तो मेरा घर जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, जो मेरा घर। देख लेते हैं, इसमें आपका दिया है पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। वाक्य उदाहरण है, यहाँ पे की के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। मिश्र वाक्य होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पृथक पृथक शब्द मिलते हैं किंतु आशय एक स्पष्ट करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? आपका मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि उदाहरण के लिए मिश्र वाक्य है। इनमें दो वाक्य पृथक पृथक किंतु एक आशय को स्पष्ट कर रहे हैं, यानी दो वाक्य हैं और एक ही आशय को स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे कि आपका पिता ने समझाया और सदा सत्य बोलो, ये दो वाक्य हैं, अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन की के द्वारा जुड़े हुए हैं और आशय एक ही दे रहे हैं, इसलिए आपको ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण है। तो कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण जो दिया है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे कृतज्ञ कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है। अब शुद्ध वर्तनी देखना है आपका, किसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। तो ये आपका श्रृंगार गलत है, ये भी श्रृंगार गलत है, ये भी श्रृंगार गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो श्रृंगार लिखा है ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। कटहरा शब्द का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम रूप होगा काष्ठगृह। काष्ठगृह ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 53। क्वेश्चन संख्या जो 53 है आपका, 53 कहता है कि अत्याचार शब्द का उपसर्ग है, तो इसका संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचार। अति प्लस आचार, तो अत्याचार होता है, तो इसमें उपसर्ग क्या लगा है? आपका अति लगा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कि अति इसमें उपसर्ग लगा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति को पढ़ना है, बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति पढ़ते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकल लीबे को काल रसना पसारी है। रसना में जीव होता है। चलिए देखते हैं। तो मनु मानो जनु जानो, आपको यहाँ पे मानो दिख गया, तो सबसे पहले तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। ठीक, ऑप्शन में दो ठो दिया है, तो अब देख लेते हैं। ब ब ब ब ब ब ज की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है 55 नंबर जो है क्वेश्चन ये दिया है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विभाव। जो रसों को हमारे अंदर से निकालता है, जो उद्दीप्त करता है, उसको विभाव कहते हैं। विभाव के दो भाग होते हैं। पहला होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है?
कि जैसे कि हम किसी बढ़िया चीज़ को देख लेते हैं, कोई मान लीजिए कि किसी का बढ़िया पेन है, कुछ भी ऐसा चीज़ देख लेते हैं, बढ़िया गाड़ी है, तो देख लेते हैं तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि काश हमारे पास भी ऐसा होता। तो वो आलम्बन हो गया, जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे कहते हैं आलम्बन, यानी सहारा पाकर, उसका सहारा पाकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम कितना बढ़िया घर है वो हमारा हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता, और कितना बड़ा गाड़ी है वो अगर हमारी हो जाती बहुत बढ़िया होती। ठीक, तो अगर ये भाव जो मन में उत्पन्न होता है, मतलब देखते हैं, जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो रहा है उसे आलम्बन कहेंगे। और जिसके मन में मतलब भाव उत्पन्न होगा, यानी हमारे मन में उत्पन्न होगा वह, तो जो भाव उत्पन्न होगा उसको लेने की इच्छा उत्पन्न होगी, चाहे उससे घृणा की भाव पैदा होगा, चाहे क्रोध का भाव पैदा होगा, तो उसे कहते हैं उद्दीपन। यानी कि जिसके मन में वो भाव पैदा होता है, जिसका सहारा पाकर भाव पैदा होता है, उसे कहते हैं उद्दीपन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जहाँ सुमृति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपका शांत रस हो जाएगा। इसको पढ़ने से ऐसे ही लग रहा है कि शांत भाव का है, तो शांत रस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य क्या है। इनमें से शुद्ध वाक्य चयन करना है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो ये आपका गलत है। इस यहाँ पे है आपके राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खरीदी में जो है ये आपका सही है, इसी वजह से सही है। यहाँ पे ये मिस्टेक दिया है कि खरीदी में जो है उनकी मात्रा ऊपर नहीं लगाया है, अनुस्वार जो है नहीं लगाया है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, तो ये हो नहीं सकता है, ये भी गलत है। उसके बाद से आपका दिया अगला कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, ये तो बहुवचन में हो जाएगा, तो ये वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महोत्सव कि महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव होता है। यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से उ निकलेगा, दोनों बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि, गुण संधि इसका सूत्र होता है संस्कृत में आद्गुणः, आद्गुणः इसका सूत्र होता है आद्गुणः। अब गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि की परिभाषा क्या है कि यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद छोटी ई अगर आए, छोटी ई आए, या बड़ी ई आए, बड़ी ई या छोटी ई आए, तो दोनों क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। जैसे आपका दिया है महोदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय महोदय। चलिए इसको देख लेते हैं, बढ़िया से इसको समझ लेते हैं। सादा पेज लेके, महोदय, महोदय, तो देखिए आपका दिया है महा प्लस उदय बराबर महोदय हो गया। यहाँ से आपका आ निकलेगा और यहाँ से उ निकलेगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आपका ओ की मात्रा हो जाएगी, ओ की मात्रा हो जाएगी जो इस पे लगा है यहाँ पे। इसके बाद से आपका महेश, महेश, ये वाला देख लेते हैं, महा प्लस ईश, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई है, प्लस बड़ी ई बराबर ये वाला हो जाएगा, यानी कि ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो ये महेश हो जाएगा आपका, ए की मात्रा यहाँ पे लग गया है।
तो ये हो गया आपका गुण संधि। इसी प्रकार जो है गणेश हो जाएगा, गणेश, गणेश, गण प्लस इस, गण प्लस इस, यहाँ पे अ है और प्लस बड़ी ई है बराबर एक की मात्रा हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? अगला क्वेश्चन था चौमासा में समास है, चौमासा में समास है। तो चौमासा में समास कौन सा है? तो इसमें होगा द्विगु समास। नाम से स्पष्ट है द्विगु। द्विगु मतलब कि द्विगु जब बोलेंगे आप तो संख्या का बोध होता है। द्विगु मतलब दो गो, एक तरफ से समझने के लिए समझ सकते हैं इसको। द्विगु मीन्स होता है दो ठो। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो और संज्ञा हो, तो वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार का आपका जैसे आपका चौमासा दे दिया है, सप्ताह दे दिया है, त्रिभुज दे दिया है, तीन भुजाओं का समूह, तो वहाँ पे आपका जो होता है आपका द्विगु समास होता है। जबकि वहीं पे अगर दशानन दे दे, दशानन, दशानन, तो दशानन का मतलब होता है 10 हो आनंद जिसके। तो इसमें प्रथम पद तो संख्यावाची है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेगा। तो तीसरा, अगर तीसरा कोई पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, थर्ड पर्सन कोई प्रधान है, अगर तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि चूहा बिल से बाहर निकला, इनमें कौन सा कारक है? चूहा जब बिल से बाहर निकलेगा, कोई भी चूहा है, मान लीजिए चूहे का बिल है, इसमें से चूहा निकल रहा है, बिल में से चूहा निकलेगा, ये चूहा हो गया, मान लीजिए चूहा, इसकी पूँछ हो गई, ये बाहर निकलेगा चूहा। तो जब बाहर निकलेगा तो बिल से क्या होगा? अलग होगा। जब बिल से अलग होने की, जहाँ पे अलगाव की बात की जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? आपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में अधिकरण पढ़ में संबोधन हे हरि ओ। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।